कहानी की शुरुआत पिट्सबर्ग के एक पार्किंग गैरेज से होती है। बार नाम का एक आदमी अपनी वैन लेकर वहां पहुंचता है। उसे पहले से मालूम था कि यह पार्किंग बंद हो चुकी है, फिर भी वह बिना किसी जल्दबाजी के गाड़ी वहीं खड़ी कर देता है। इसके बाद वह पार्किंग मीटर में एक सिक्का डालकर 30 मिनट का टिकट भी निकाल लेता है। पहली नजर में यह सब बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन बार की शांत हरकतें बता रही थीं कि उसके दिमाग में पहले से कोई बड़ा प्लान चल रहा है। वैन से उतरते ही बार ऊपर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां से पूरी सड़क साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी स्नाइपर राइफल निकालकर बड़ी सावधानी से तैयार करता है और दीवार की ओट में बैठ जाता है। नीचे सड़क पर लोगों की जिंदगी हमेशा की तरह चल रही थी। कोई ऑफिस की तरफ जा रहा था, कोई सड़क पार कर रहा था, जबकि एक आदमी पास की बेंच पर अकेला बैठा था। तभी बार अपनी नजर एक टारगेट पर टिकाता है और बिना एक पल रुके ट्रिगर दबा देता है। पहली गोली चलते ही माहौल बदल जाता है। लोगों को समझ ही नहीं आता कि हमला कहां से हुआ है। इससे पहले कि कोई संभल पाता, दूसरी और तीसरी गोली भी चल जाती है। अब सड़क पर चीख पुकार और भगदड़ मच चुकी थी। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार भागते हुए लोगों पर भी निशाना लगाता रहता है। कुछ ही पलों में 5 बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और वह मौके से ऐसे निकल जाता है जैसे वहां कभी मौजूद ही नहीं था। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेती है। आसपास की हर बिल्डिंग की जांच होती है, लेकिन हमलावर का कोई पता नहीं चलता। क्राइम सीन की बारीकी से तलाशी लेते हुए जांच अधिकारियों को एक खाली कारतूस मिलता है। इसी दौरान पार्किंग मीटर से वह सिक्का भी बरामद हो जाता है जिसका इस्तेमाल टिकट लेने के लिए किया गया था। यही मामूली सा सबूत जांच की दिशा पूरी तरह बदल देता है। जब उस सिक्के पर मिले फिंगरप्रिंट्स की जांच होती है तो उनका मिलान सीधे बार से हो जाता है। पुलिस उसी रात उसके घर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। तलाशी के दौरान वहां एक ऐसी मशीन भी मिलती है जिससे स्नाइपर राइफल की गोलियां तैयार की जाती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट यह भी साबित कर देती है कि हत्याओं में इस्तेमाल हुई गोलियां उसी मशीन से बनाई गई थी। अब तक मिले हर सबूत का इशारा सिर्फ एक ही आदमी की तरफ था, इसलिए पुलिस को यकीन था कि उन्होंने असली कातिल को पकड़ लिया है। बार की गिरफ्तारी के बाद सरकारी वकील एलेक्स और डिटेक्टिव एमरसन उससे पूछताछ शुरू करते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि इतने पक्के सबूतों के बाद वह ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेगा। बार बिना कोई विरोध किए कबूलनामे वाला कागज अपने सामने रखता है और उस पर कुछ लिख देता है, लेकिन जब कागज देखा जाता है तो उस पर जुर्म कबूल करने की बजाय सिर्फ एक नाम लिखा होता है, जैक रीचर। बार साफ इशारा करता है कि अगर इस केस का असली सच जानना है तो उसी आदमी को यहाँ लाना होगा। यह नाम सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। जैक रीचर कोई आम इंसान नहीं था। वह पहले मिलिट्री पुलिस का बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर रह चुका था, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद जैसे दुनिया से गायब हो गया था। उसका न कोई स्थायी घर था, न फोन और न ही ऐसा कोई पता जहां उसे आसानी से ढूंढा जा सके। एलेक्स और एमरसन अभी यही सोच रहे थे कि आखिर इतने रहस्यमयी आदमी तक पहुंचेंगे कैसे। तभी उन्हें खबर मिलती है कि जैक खुद उनसे मिलने आ चुका है। वह भी बार से कुछ सवाल करना चाहता था, लेकिन जैक की मुलाकात बार से हो ही नहीं पाती। जेल ले जाते वक्त कुछ कैदी अचानक बार पर हमला कर देते हैं। हमला इतना खतरनाक होता है कि वह बुरी तरह घायल होकर कोमा में चला जाता है। अब वही एक इंसान था जो इस पूरे राज्य से पर्दा उठा सकता था, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उससे कोई बात करना नामुमकिन था। यह सब देखकर जैक भी समझ नहीं पाता कि आखिर बार ने इतने साल बाद सिर्फ उसी का नाम क्यों लिखा। इसी दौरान बार की वकील हेलेन वहां पहुंचती है। उसे पता चलता है कि उसकी इजाजत के बिना बार से मिलने की कोशिश की गई थी, इसीलिए वह इस बात पर नाराज हो जाती है। वहीं उसकी पहली मुलाकात जैक रीचर से होती है। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों एक समझौते पर पहुंचते हैं। हेलेन कहती है कि अगर जैक बार के बारे में जो कुछ जानता है वह सब सच सच बताए तो बदले में वह उसे इस केस से जुड़े हर सबूत तक पहुंच देगी। जैक बिना बहस किए यह शर्त मान लेता है, क्योंकि उसके पास भी इस रहस्य का कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। इस हत्याकांड के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड समझ चुका था कि अगर जैक ने जांच शुरू कर दी तो उसकी पूरी साजिश बेनकाब हो सकती है। इसलिए वह तुरंत एक प्रोफेशनल किलर को जैक को रास्ते से हटाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ जैक और हेलेन सबूतों की जांच शुरू कर देते हैं। यहीं से यह मामला सिर्फ एक स्नाइपर अटैक नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे एक बहुत बड़ी साजिश का रूप लेने लगता है। हेलेन जैक के सामने बार की पुरानी मिलिट्री फाइल खोलती है। तभी पता चलता है कि बार कभी सेना का बेहद माहिर स्नाइपर था। इराक में उसकी ड्यूटी ओवरवॉच की थी, जहां वह दूर बैठकर पूरे इलाके पर नजर रखता था और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को खत्म करता था। हैरानी की बात यह थी कि 2 साल तक उसे एक भी बार ट्रिगर दबाने का मौका नहीं मिला। मिशन खत्म होने वाला था और अगले दिन उसे अपने वतन लौटना था, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। रवाना होने से ठीक पहले बार अपनी राइफल के लिए कंबल से एक अस्थायी साइलेंसर तैयार करता है। फिर वह दूर मौजूद कुछ सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स को निशाना बनाता है और एक एक करके तीनों को गोली मार देता है। वारदात के बाद वह पूरी जगह से सबूत भी बड़ी सफाई से मिटा देता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये राज ज्यादा दिन छिप नहीं पाता। इस मामले की जांच आखिरकार जैक रीचर तक पहुँचती है। वह सबूतों को जोड़
जोड़ते हुए बार तक पहुंच जाता है और सच्चाई सामने ले आता है। हालांकि यह मामला कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि जिन लोगों की हत्या हुई थी उन पर 28 महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी में शामिल होने का आरोप था। इसी वजह से पूरी फाइल दबा दी गई और यह राज कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रहा। अब जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वही बार जिसने पहले उससे हार मानी थी, इस बार मदद के लिए उसी का नाम क्यों लिखेगा। उधर हेलन की अपनी भी एक लड़ाई चल रही थी। वह किसी भी कीमत पर यह केस जीतना चाहती थी, क्योंकि सामने उसके अपने पिता एलेक्स थे, जिन्होंने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा था। जैक उससे कहता है कि अगर सच तक पहुंचना है तो सिर्फ पुलिस रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। उन 5 मारे गए लोगों की पूरी जिंदगी खंगालनी होगी। कौन थे, क्या करते थे, किससे जुड़े थे और उनकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, हर सवाल का जवाब निकालना पड़ेगा। हेलन बिना देर किए यही काम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जैक फिर से उसी पार्किंग गैरेज में पहुंचता है जहां से फायरिंग हुई थी। वह पूरे इलाके को ध्यान से देखता है और हर छोटी चीज पर गौर करता है। तभी उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूमने लगता है, अगर हमला पहले से तय था तो शूटर ने पार्किंग मीटर में सिक्का डालकर टिकट लेने जैसी गलती क्यों की। जब वह यही बात डिटेक्टिव एमरसन से पूछता है तो जवाब मिलता है कि शायद यह उसकी पुरानी आदत रही होगी। लेकिन जैक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे यकीन था कि इतना अनुभवी स्नाइपर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, यानी इस मामूली दिखने वाली बात के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। शाम ढलते ही जैक अकेले एक क्लब पहुंचता है। वह सिर्फ आसपास के माहौल को देख रहा था कि तभी उसकी मुलाकात सैंडी नाम की एक लड़की से होती है। सैंडी बड़ी नरमी से उससे बातें करने लगती है और धीरे धीरे उसे क्लब से बाहर किसी सुनसान जगह ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन जैक को उसकी हरकतें शुरू से ही अजीब लग रही थीं। कुछ पल उसे ध्यान से देखने के बाद वह समझ जाता है कि यह मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पहले से तैयार किया गया जाल है। जैक जानबूझकर कह देता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही सैंडी का पूरा रवैया बदल जाता है। वह जोर जोर से शोर मचाने लगती है और कुछ ही सेकंड में उसके कई साथी वहां पहुंच जाते हैं। अब जैक के सामने 6 हथियारबंद गुंडे खड़े थे। वह पहले बिना लड़ाई के बात खत्म करना चाहता है, लेकिन सामने वाले सिर्फ हमला करने आए थे। आखिरकार जैक भी जवाब देता है और कुछ ही पलों में एक एक करके सभी गुंडों को जमीन पर गिरा देता है। मगर इससे पहले कि वह उनसे सच्चाई निकलवाता, पुलिस वहां पहुंच जाती है। बाकी गुंडे भाग निकलते हैं, जबकि जैक और उनका लीडर पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। अगली सुबह हेलन आकर जैक की जमानत करवा देती है। इसी दौरान वह उन 5 पीड़ितों के परिवारों से मिल चुकी होती है। जांच में सामने आता है कि मारे गए 4 लोग बिल्कुल आम नागरिक थे, जिनका आपस में कोई खास संबंध नहीं था। लेकिन 5वीं शिकार ऑलिन आर्चर बाकी सबसे अलग थी। वह एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालिक थी। उसके पति की मौत के बाद पूरी कंपनी उसी के हाथ में आ गई थी। कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, फिर भी उसने उसे बेचने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि कई ताकतवर लोग उसे खरीदना चाहते थे। हेलन बताती है कि जिस दिन हमला हुआ उसी दिन ऑलिन बैंक जा रही थी। उसके पास ऐसे जरूरी कागजात थे जिनसे कंपनी के लिए बड़ा लोन मंजूर हो सकता था, लेकिन बैंक पहुंचने से पहले ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह पूरी बात सुनने के बाद जैक का नजरिया बदल जाता है। अब उसे साफ महसूस होने लगता है कि यह हमला 5 लोगों को मारने के लिए नहीं किया गया था। असली मकसद कुछ और था, जो अभी तक सबकी नजरों से छिपा हुआ था। इसलिए वह हेलन को बार की पूरी हिस्ट्री, पुराने संपर्क और हर रिकॉर्ड निकालने के लिए कहता है। उधर दूसरी तरफ वह प्रोफेशनल किलर, जो जैक को खत्म करने में नाकाम रहा था, अपने मालिक के पास पहुंचता है। वहीं पहली बार इस पूरी साजिश के पीछे छिपे लोगों की झलक मिलती है। चार्ली उसकी नाकामी पर बुरी तरह भड़क उठता है और पूछता है कि उन गुंडों में से कौन उसे पहचानता था। किलर बताता है कि सिर्फ एक आदमी उसे पहचानता था और उसने उसे मारकर लाश भी गायब कर दी है। लेकिन यह जवाब सुनकर भी उनके चेहरे पर सुकून नहीं आता। कोई जोखिम न लेते हुए मास्टरमाइंड उसी वक्त उस किलर को भी मरवा देता है। अब उसके रास्ते में सिर्फ एक ही इंसान बचा था, जैक रीचर। उधर जैक अपनी जांच को एक कदम और आगे बढ़ाता है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरता कि वह सैंडी तक दोबारा पहुंच जाता है। इस बार जैक को देखते ही सैंडी घबरा जाती है और बिना किसी दबाव के सच बताने लगती है। वह कबूल करती है कि क्लब में जो कुछ हुआ वह सब पहले से तय था। उसे पैसे देकर सिर्फ इतना कहा गया था कि किसी भी तरह जैक को सुनसान जगह तक ले जाया जाए। इस पूरे खेल का इंतजाम जेब नाम के आदमी ने किया था। जैक उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन उस पर गुस्सा करने की बजाय उसे समझाता है कि वह गलत लोगों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। जैक को महसूस हो जाता है कि सैंडी अब सचमुच डर चुकी है, इसलिए वह उसे साफ कहता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो कुछ दिनों के लिए यह शहर छोड़ देना ही बेहतर होगा। इसके बाद वह जेब का पता लेकर सीधे उसके घर पहुंच जाता है। वहां उसे जेब तो नहीं मिलता,
लेकिन उसकी माँ नशे की हालत में घर के अंदर मौजूद होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। दूसरी तरफ जेब की माँ चुपके से उसके साथियों को खबर कर देती है कि कोई अजनबी घर में घुस आया है। कुछ ही देर में 2 ताकतवर गुंडे घर के अंदर दाखिल होते हैं और जैक पर हमला बोल देते हैं। दोनों पूरी ताकत से उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक सही समय का इंतजार करता है। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वह तेजी से पलटवार करता है और दोनों को बुरी तरह पीटकर गिरा देता है। तभी पीछे से एक और आदमी बंदूक तान देता है, लेकिन ट्रिगर दबने से पहले ही जैक उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे काबू में कर लेता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि जेल से छूटने के बाद से जेब किसी को दिखाई ही नहीं दिया। यह सुनते ही जैक समझ जाता है कि जेब अब जिंदा नहीं है और उसे भी रास्ते से हटा दिया गया है। यहीं जैक के दिमाग में कई बिखरे हुए टुकड़े जुड़ने लगते हैं। उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि बार को जानबूझकर इस हत्याकांड में फंसाया गया है। शायद इसी वजह से उसने गिरफ्तारी के बाद किसी और का नहीं बल्कि जैक का नाम लिखा था। साथ ही जैक को यह शक भी होने लगता है कि इस साजिश में सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि पुलिस विभाग का भी कोई बड़ा आदमी शामिल हो सकता है, क्योंकि अब तक जितने भी लोग सच के करीब पहुंचे वे या तो गायब हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। इसी दौरान जैक एक और अहम बात पर ध्यान देता है। जिस दिन से उसकी मुलाकात हेलेन से हुई थी उसी दिन से एक सिल्वर रंग की ऑडी कार लगातार उसका पीछा कर रही थी। अब वह उस कार की जानकारी निकलवाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही यह खबर असली मास्टरमाइंड तक पहुंचती है वह तुरंत समझ जाता है कि जैक सही दिशा में बढ़ रहा है। बिना वक्त गंवाए वह चार्ली को आदेश देता है कि इस राज्य से जुड़े हर इंसान को खत्म कर दो, क्योंकि अगर एक भी कड़ी बच गई तो उनकी पूरी साजिश दुनिया के सामने आ जाएगी। कुछ ही समय बाद उस सिल्वर ऑडी की पूरी जानकारी सामने आ जाती है। रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि वह गाड़ी लैवेंडर एंटरप्राइजेस के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये नाम सुनते ही हेलेन चौंक जाती है, क्योंकि यही वह कंपनी थी जो हर हाल में ऑल इन आर्चर की कंस्ट्रक्शन कंपनी खरीदना चाहती थी। अब जैक के सामने तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि 5 लोगों की हत्या का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना नहीं था बल्कि किसी एक खास इंसान को रास्ते से हटाना था। जैक हेलेन को अपनी पूरी सोच समझाता है। वह कहता है कि असली निशाना शुरू से सिर्फ ऑल इन आर्चर थी। बाकी 4 बेगुनाह लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए की गई ताकि पूरा मामला एक रैंडम स्नाइपर अटैक लगे और किसी का ध्यान असली टारगेट की तरफ न जाए। अगर सिर्फ ऑल इन मारी जाती तो सबसे पहले शक उसके बिजनेस दुश्मनों पर जाता, लेकिन 5 लोगों की मौत ने पूरी जांच को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। अब यह साफ था कि किसी ने बहुत सोच समझकर यह पूरी चाल चली थी। इतना ही नहीं, जैक को ऑल इन के पति की मौत भी अब सामान्य नहीं लगती। बाहर से उसे हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन हालात कुछ और कहानी सुना रहे थे। उसे यकीन होने लगता है कि कंपनी पर कब्जा करने का खेल काफी पहले शुरू हो चुका था। पहले पति को रास्ते से हटाया गया और जब ऑल इन ने कंपनी बेचने से इनकार कर दिया तो उसे भी खत्म कर दिया गया। हालांकि यह सब साबित करने के लिए अभी उनके पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था। जैक एक और अहम बात हेलेन के सामने रखता है। उसका कहना था कि बार ने इराक में किए गए अपने पुराने अपराध का राज किसी भरोसेमंद दोस्त को जरूर बताया होगा। वही इंसान बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ और शायद उसी ने उसे इस साजिश में फंसा दिया। अगर उस दोस्त का पता चल जाए तो पूरा मामला खुल सकता है। इसलिए जैक हेलेन से कहता है कि बार के सबसे करीबी लोगों की सूची तैयार करो। अब जांच का अगला कदम उसी दिशा में बढ़ने वाला था। दूसरी तरफ सैंडी जैक की सलाह मानकर शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब शायद खतरा टल चुका है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है चार्ली उसके सामने आ जाता है और बातों में उलझा लेता है। उसी दौरान पीछे से एक आदमी आकर उसके सिर पर जोरदार हमला करता है। सैंडी संभल भी नहीं पाती कि दोनों मिलकर उसका गला दबा देते हैं। कुछ ही पलों में उसकी जान चली जाती है। जिसने सिर्फ एक छोटी सी सच्चाई बताई थी उसे भी हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता है। सैंडी की मौत से बेखबर हेलेन अपनी जांच आगे बढ़ाती रहती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि बार अक्सर एक पुराने शूटिंग रेंज पर प्रैक्टिस करने जाया करता था। ये जानकारी मिलते ही वह तुरंत जैक को खबर देती है। जैक बिना वक्त गंवाए उसी जगह के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वह फिर महसूस करता है कि वही सिल्वर ऑडी कार लगातार उसका पीछा कर रही है। अब उसे यकीन हो चुका था कि दुश्मन उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। रास्ते में अचानक जैक की नजर एक घर के बाहर खड़ी पुलिस की कई गाड़ियों पर पड़ती है। वह अपनी कार कुछ दूरी पर रोक देता है ताकि पीछे लगे लोग अपनी चाल चलें। तभी उसकी नजर स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे एक शव पर पड़ती है। करीब से देखने पर पता चलता है कि वह सैंडी थी। यह मंजर देखकर जैक कुछ पल के लिए खामोश रह जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि सैंडी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने सच बोल दिया था। साथ ही कातिल चाहते थे कि इस हत्या का शक भी उसी पर जाए। इसी दौरान डिटेक्टिव एमरसन की नजर जैक पर पड़ जाती है। बिना कोई चेतावनी दिए वह उस पर फायर कर देता है और वायरलेस पर सभी यूनिट्स को खबर भेज देता है
कि संदिग्ध भाग रहा है। देखते ही देखते कई पुलिस गाड़ियां जैक के पीछे लग जाती हैं। दूसरी तरफ चार्ली भी अपनी कार लेकर उसी का पीछा शुरू कर देता है। उसका इरादा साफ था, किसी भी तरह जैक को ऐसी जगह फंसाना जहां या तो पुलिस उसे पकड़ ले या फिर उसकी जान चली जाए। अब शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। कई बार गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन जैक हर बार अपनी समझदारी से बच निकलता है। पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए वह सीधे रॉन्ग वे टनल में घुस जाता है, जहां सामने से तेज रफ्तार ट्रैफिक आ रहा था। हर पल मौत सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन जैक किसी तरह उन गाड़ियों के बीच से रास्ता निकाल लेता है। टनल से बाहर निकलते ही उसकी कार एक जोरदार टक्कर के बाद बंद हो जाती है, जबकि पुलिस तेजी से उसके करीब पहुंच रही होती है। किस्मत एक बार फिर जैक का साथ देती है और उसकी कार दोबारा स्टार्ट हो जाती है। वह वहां से निकलकर सुनसान गलियों की तरफ बढ़ता है, लेकिन चार्ली पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था। वह अचानक सामने आकर फिर उसकी कार को टक्कर मार देता है। इसी बीच पुलिस का हेलीकॉप्टर भी ऊपर से निगरानी शुरू कर देता है। तभी जैक एक चाल चलता है। वह कार को चलता छोड़ देता है और खुद चुपचाप बाहर निकलकर भीड़ में गुम हो जाता है। पुलिस जब कार को घेरती है तो अंदर कोई नहीं मिलता। उधर जैक आराम से एक बस में बैठकर वहां से निकल चुका होता है। कुछ समय बाद डिटेक्टिव एमरसन और सरकारी वकील एलेक्स सीधे हेलन के घर पहुंचते हैं। दोनों का दावा था कि सैंडी की हत्या और जेब के गायब होने के पीछे जैक का हाथ हो सकता है। इसी वजह से वे हेलन से उसका ठिकाना पूछते हैं, लेकिन वह साफ इनकार कर देती है। एलेक्स अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि जैक से दूरी बनाकर रखना ही उसके लिए बेहतर होगा, मगर हेलन को अब पहले जैसा भरोसा किसी की बात पर नहीं रहा था। इसी बातचीत के बीच घर का फोन बजता है। दूसरी तरफ खुद जैक होता है। वह हेलन से कहता है कि जिसने बार को फंसाया था वही अब उसे भी अपराधी साबित करना चाहता है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वह डरकर यह शहर छोड़ दे, लेकिन वह ऐसा करने वाला नहीं है। जैक साफ कहता है कि जब तक इस पूरे खेल का सच सामने नहीं आ जाता वह पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद वह हेलन को एक ऐसी बात बताता है जो पूरे मामले की दिशा बदल देती है। जैक कहता है कि जरा सोचो, शहर में उसके आने की खबर सबसे पहले किन लोगों को थी? सिर्फ 3 लोग इस बात से वाकिफ थे, खुद हेलन, उसके पिता एलेक्स और डिटेक्टिव एमरसन। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पहले ही दिन से कोई लगातार उसका पीछा कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि जानकारी उन्हीं 3 लोगों में से किसी एक के जरिए बाहर पहुंची थी। यही वजह थी कि जैक हेलन को अपने पिता और खासकर एमरसन दोनों से सावधान रहने की सलाह देता है। ये सुनकर पहली बार हेलन के मन में भी शक पैदा हो जाता है। अगली सुबह जैक उस शूटिंग रेंज पर पहुंचता है जहां बार अक्सर प्रैक्टिस किया करता था। वहां उसकी मुलाकात रेंज के मालिक कैश से होती है। कैश तुरंत कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं होता। वह पहले जैक की काबिलियत परखना चाहता था। उसकी शर्त साफ थी, अगर जैक लगातार 3 गोलियां बिल्कुल टारगेट के बीच में मार देगा तभी वह बार के बारे में कुछ बताएगा। जैक बिना कोई बहस किए राइफल उठाता है और एक के बाद एक 3 फायर करता है। तीनों गोलियां बिल्कुल सेंटर पर जाकर लगती हैं। यह देखकर कैश समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा आदमी भी साधारण निशानेबाज नहीं है। अपना वादा निभाते हुए कैश जैक को बार के बारे में जरूरी जानकारी देता है। इसके बाद जैक वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने लगता है। फुटेज को ध्यान से देखते हुए उसकी नजर एक ऐसे चेहरे पर टिक जाती है जिसे देखकर उसकी पूरी सोच बदल जाती है। यही वह आदमी था जो बार के सबसे करीबी लोगों में शामिल था। अब जैक को लगभग यकीन हो जाता है कि बार को इस साजिश में फंसाने के पीछे उसी का हाथ है। जांच अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी और असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी थी। दूसरी तरफ हेलन के हाथ लैवेंडर एंटरप्राइजेस के खिलाफ कई अहम दस्तावेज लग जाते हैं। उन फाइलों को लेकर वह सीधे अपने पिता एलेक्स के ऑफिस पहुंचती है। हेलन बताती है कि यह कंपनी कई सालों से बड़े बड़े घोटालों में शामिल रही है, लेकिन हर बार अपने रसूख की वजह से कानून से बच निकलती रही। अब उसके पास ऐसे सबूत मौजूद थे जो इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकते थे। वह साफ कहती है कि अगर यह जानकारी गलत लोगों तक पहुंच गई तो सबसे पहले उसकी जान खतरे में पड़ेगी। हेलन अपने पिता के सामने 2 टूक बात रखती है। वह कहती है कि अगर उनका भी इस कंपनी से कोई रिश्ता है तो फिर उसकी मौत के जिम्मेदार भी वही होंगे, लेकिन अगर वे सचमुच बेगुनाह हैं तो उन्हें तुरंत इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अपनी बेटी की बातें सुनकर एलेक्स घबरा जाता है। वह बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसका इस साजिश से कोई लेना देना नहीं है। वह उसी वक्त उसकी सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन हेलन उसकी बात पूरी सुने बिना वहां से निकल जाती है। ऑफिस से बाहर आते ही हेलन को महसूस होने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जल्दी से लिफ्ट में दाखिल होती है, लेकिन उसी समय डिटेक्टिव एमरसन भी अंदर आ जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ही खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता था। हेलन तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर एमरसन उससे पहले इलेक्ट्रिक शॉकर निकालकर उस पर हमला कर देता है। तेज करंट लगते ही वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चार्ली और उसका साथी पहले से तैयार खड़े थे। दोनों मिलकर बेहोश हेलन को गाड़ी में डालते हैं
और वहाँ से लेकर फरार हो जाते हैं। शाम होते होते जैक तक भी हेलेन के अपहरण की खबर पहुँच जाती है। कुछ देर बाद चार्ली खुद उसे फोन करता है और 1 घंटे के अंदर तय जगह पर पहुँचने की धमकी देता है। वह साफ कहता है कि अगर जैक नहीं आया तो हेलेन जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन जैक घबराने की बजाय उल्टा चार्ली को ऐसी बात बता देता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। जैक कहता है कि शूटिंग रेंज से उसे चार्ली की तस्वीरें और उसके फिंगरप्रिंट्स मिल चुके हैं। अगर हेलेन को कुछ भी हुआ तो सारे सबूत सीधे FBI तक पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही चार्ली तुरंत अपने मालिक को पूरी बात बता देता है। आखिरकार दोनों तरफ एक सौदा तय होता है। फैसला होता है कि जैक सबूत लेकर आएगा और बदले में हेलेन को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जैक अच्छी तरह समझ रहा था कि यह सिर्फ दिखावा है। दूसरी तरफ अपराधियों ने खदान वाले इलाके में पहले से ही उसके लिए मौत का जाल तैयार कर रखा था। जैक भी इस बात से अनजान नहीं था, इसलिए वह अकेले जाने का फैसला नहीं करता। वह शूटिंग रेंज के मालिक कैश को अपने साथ लेता है, क्योंकि कैश भी मान चुका था कि बार बेगुनाह है। रास्ते में दोनों एक योजना बनाते हैं। तय होता है कि जैक सामने जाकर दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा, जबकि कैश दूर से स्नाइपर की गोली की आवाज और चमक देखकर उसकी लोकेशन पहचानने की कोशिश करेगा। हालांकि इस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि कैश की उम्र काफी हो चुकी थी और रात के अंधेरे में उसकी नजर पहले जैसी तेज नहीं रही थी। खदान के दूसरी तरफ अपराधियों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। उनका इरादा सिर्फ जैक को मारना नहीं था। वे चाहते थे कि हेलेन अपनी आंखों के सामने उसे तड़पते हुए देखे, ताकि वह पूरी तरह टूट जाए और बाद में अपने पिता से खुद इस केस को हमेशा के लिए बंद करने की गुहार लगाए। उधर जैक तय जगह पर पहुंचते ही अपनी गाड़ी को तेजी से बैक गियर में दौड़ाते हुए सीधे खदान के अंदर ले जाता है। जैसे ही वह अंदर दाखिल होता है, चारों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। उसी पल दूर छिपा कैश भी आवाज और बंदूक की चमक के सहारे दुश्मनों की पोजीशन पहचानने की कोशिश करते हुए जवाबी फायरिंग शुरू कर देता है। अंधेरा इतना घना था कि कैश का हर निशाना बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा था। फिर भी उसकी फायरिंग ने दुश्मनों को कुछ देर के लिए सिर उठाने नहीं दिया। बस यही मौका देखकर जैक अपनी गाड़ी छोड़ देता है और दौड़कर एक बड़े पत्थर की आड़ में पहुंच जाता है। इस वक्त उसके पास कोई बंदूक नहीं थी। हथियार के नाम पर सिर्फ एक चाकू था, लेकिन भागते समय वह भी उसके हाथ से छूट चुका था। अब उसके सामने कई हथियारबंद लोग थे और बचाव का कोई आसान रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इसी बीच दुश्मन का स्नाइपर जैक को निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही कैश की एक गोली उसकी स्नाइपर राइफल से टकरा जाती है। राइफल वहीं बेकार हो जाती है और जैक को हमला करने का मौका मिल जाता है। वह पीछे से एक गनर पर टूट पड़ता है। पास पड़ा भारी पत्थर उसके सिर पर मारता है और उसकी राइफल छीन लेता है। उसी हथियार से वह दूसरे हमलावर को भी खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक केबिन से मुख्य ऑफिस की दिशा का पता चलता है, जहां हेलेन को रखा गया था। जैक तुरंत वहां खड़ा एक ट्रक स्टार्ट करता है और उसे सीधे मुख्य ऑफिस की तरफ दौड़ा देता है। बाहर तैनात गार्ड्स का पूरा ध्यान ट्रक पर चला जाता है। उन्हें लगता है कि जैक उसी के अंदर बैठा है, लेकिन असल में जैक दूसरी तरफ से चक्कर लगाकर उनके पीछे पहुंच चुका होता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह दोनों गार्ड्स को गोली मारकर रास्ता साफ कर देता है। गोलियों की आवाज सुनकर चार्ली बाहर निकलता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल जैक उसकी पीठ पर बंदूक तान देता है। चार्ली भी तुरंत पलटवार करता है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में जैक उसे बुरी तरह काबू में कर लेता है। चार्ली की चीखें सुनकर डिटेक्टिव एमरसन भी बाहर आ जाता है। वह हेलेन को अपनी ढाल बनाकर जैक पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक सही समय पर नीचे झुक जाता है। एमरसन की गोली बेकार चली जाती है, जबकि जैक का निशाना सीधे उसके सिर पर लगता है। एमरसन वहीं ढेर हो जाता है। उसी पल जैक की मुलाकात इस पूरी साजिश के असली मास्टरमाइंड से होती है। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उल्टा वह घमंड से कहता है कि अगर मामला अदालत तक भी पहुंचा तो उसकी दौलत, उम्र और बीमारी उसे बचा लेगी। मगर इस बार जैक उसे बोलने का मौका नहीं देता। जैसे ही हेलेन पुलिस को खबर करने के लिए आगे बढ़ती है, जैक एक गोली चलाकर उसी वक्त इस खेल का हमेशा के लिए अंत कर देता है। कुछ दिनों बाद कहानी हमें अस्पताल लेकर जाती है। वहीं बार आखिरकार होश में आ जाता है। सभी को उम्मीद थी कि अब इस पूरे मामले की सच्चाई उसी की जुबान से सामने आएगी, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि सिर पर लगी गंभीर चोट की वजह से उसकी याददाश्त बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। उसे उस दिन की घटनाओं का कुछ भी याद नहीं था। वह जितनी कोशिश करता उतना ही उलझ जाता, क्योंकि उसके दिमाग से उस पूरे हादसे की यादें मिट चुकी थीं। थोड़ी देर बाद हेलेन उससे मिलने आती है। बार बेहद भारी मन से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अगर सच में उन बेगुनाह लोगों की मौत उसके हाथों हुई है तो वह अपने बचाव में कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। उसके मुताबिक अगर वह दोषी है तो उसे जो भी सजा मिलेगी वह उसे स्वीकार करेगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसे खुद भी सच याद नहीं था। हेलेन उसकी पूरी बात ध्यान से सुनती है और फिर साफ शब्दों में कहती है कि वह किसी भी बेगुनाह इंसान को सजा नहीं मिलने देगी। वह बार को भरोसा दिलाती है कि उसने
उन 5 लोगों की हत्या नहीं की थी और अदालत में वह यह बात साबित करके रहेगी। अब उसके पास इस साजिश को जोड़ने वाले कई अहम सबूत मौजूद थे, जिनकी मदद से वह असली कहानी अदालत के सामने रख सकती थी। दूसरी तरफ जैक रीचर किसी से मिले बिना और किसी तरह की पहचान लिए बिना चुपचाप शहर छोड़ देता है। उसने अपना काम पूरा कर दिया था, न उसे किसी इनाम की जरूरत थी और न ही किसी पहचान की। जिस तरह वह अचानक इस मामले में आया था, उसी तरह बिना किसी शोर शराबे के वहां से चला जाता है। उसके पीछे सिर्फ एक सुलझा हुआ केस और कई लोगों के लिए सामने आई सच्चाई रह जाती है। यहीं इस फिल्म की कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। शुरुआत में जो मामला एक साधारण स्नाइपर अटैक दिखाई दे रहा था, वह धीरे धीरे एक बड़ी कारोबारी साजिश में बदल गया। 5 लोगों की हत्या के पीछे असली निशाना सिर्फ एक था, जबकि बाकी हत्याएं पूरे प्लान को छिपाने के लिए की गई थीं। आखिर में सच्चाई सामने आने का रास्ता बन जाता है। बार को अपनी बेगुनाही साबित होने की उम्मीद मिलती है और जैक रीचर हमेशा की तरह बिना कोई श्रेय लिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।